प्यारे दोस्तों, स्त्री दर्पण की ओर से विष्णु खरे जी को उनके स्मृति दिवस 19 सितंबर को याद किया जा रहा है। तो उसी अवसर पर मैं भी विष्णु जी की 2 कविताओं का पाठ यहाँ कर रही हूँ। पहली कविता विष्णु जी की जो मैं पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है हर शहर में एक बदनाम औरत होती है। नहीं, वह उस तरह की बदनाम औरतों में नहीं आती, वरना वो इस तरह उल्लेखनीय न होती। अक्सर वो पढ़ी लिखी, प्रगल्भ तथा अपेक्षाकृत खुली हुई होती है। उसका अपना निवास या फ्लैट जैसा कुछ रहता है। वह कोई सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी काम करती है, जिसमें ब्यूटी सैलून, नृत्य, संगीत, स्कूल, रेडियो, टीवी, एनजीओ से लेकर राजनीतिक तक कुछ भी हो सकता है। बताने की ज़रूरत नहीं कि वह पर्याप्त सुंदर या मोहक होती है, या थी, लेकिन इतनी अब भी कि कम वांछनीय नहीं है। जबकि सच तो ये है कि वो वाकई होती है उसके लिए सुंदर या खूबसूरत जैसे शब्द नाकाफ़ी पड़ते हैं। आकर्षक, उत्तेजक, ऐन्द्रिक, काम्या, सेक्सी, वोलप्चुअस, मैन ईटर, टिग्रेस इन बेड आदि सारे विशेषण उसके वास्ते अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। अक्सर तो उसे ऐसे नामों से पुकारा जाता है जो सार्वजनिक रूप से लिए भी नहीं जा सकते। लेकिन बेशक वह जादूगरनियों और टोनहियों सरीखी, बल्कि उनसे अधिक मारक और रहस्यमय किसी अलग औरत जात की तरह होती हैं। उसे देखकर एक साथ सम्मोहन और आतंक पैदा होता है। वो एक ऐसे वृतांत, ऐसी किंवदंती होती है जिसे एक समूचा शहर गढ़ता है और संशोधित, संवर्धित करता चलता है। सब आधिकारिक रूप से उसे जानते हैं कि वह किस किस से लगी थी या किस किस को उसने फांसा था। सबको पता रहता है कि इन दिनों कौन कौन लोग उसे चला रहे हैं। कई तो अगल बगल देखकर शिनाख्त तक कर डालते हैं कि देखो देखो, ये उसे निपटा चुके हैं। उनको उनकी उतरन और जूठन है। ये स्वाभाविक है कि ये जानकारियां सबसे ज़्यादा और प्रामाणिक उन दुनियादार अधेड़ों या बुजुर्गों, गृहस्थों के पास होती हैं जो बाकी सब युवतियों, स्त्रियों को साधिकार, बहन, बिटिया, भाभी कहते हैं। सिर्फ शहर की उस बदनाम औरत को उसके नाम से पुकारते हैं, और वह भी मजबूरन। और उसकी संतान हुई तो कभी उसके मामा, नाना या चाचा नहीं बनते। उस बदनाम औरत के विषय में अक्सर इतने लोग बातें करते हैं, खुद उससे इतने लोग अक्सर बातें करते हैं या करना चाहते हैं, उसके पूर्व या वर्तमान प्रेमियों से इतने लोग इतना जानना चाहते हैं कि इसके साथ इतने लोग संयोगवश दिखना चाहते हैं, पर इतनी जगहों पर उत्कंठा और उम्मीद से उसे बुलाया जाता है कि ये निष्कर्ष अपरिहार्य है कि उसका वजूद और मौजूदगी किसी अजीब खला को भरने के लिए दुर्निवार है। जो औरतें बदनाम नहीं हैं, उनका आकर्षक दुस्वप्न और उनके उन मर्दों के सपनों का विकार है वो बदनाम औरत जो अपनी पत्नियों को अपने साथ सोई देखकर उन्हें और अपने को कोसते हैं। सोचते हैं, यहाँ कभी वह औरत क्यों नहीं हो सकती थी। उसके सफल कहे जाने वाले कथित प्रेमियों के बारे में सोचते हैं कि ऐसी सस्ती औरत ही स्वीकार कर पाती होगी इतने घटिया लोगों को। फिर सोचते हैं, सब झूठ बोलते हैं, कमीने, शेखीबाज। ऐसी चालू औरत ऐसों को हाथ तक नहीं रखने देती। आशंका और आश्वस्ति के बीच वे अपनी सोती पत्नियों को देखते उसके सद्गुणों से द्रवित, बाधा मुक्त होते हैं। अध्ययन से मालूम पड़ जाएगा कि शहर की ये बदनाम औरतें बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाती। निचले और बीच के तबकों के दरमियान ही आवाजाही रहती है इनकी। ना उन्हें ज़्यादा पैसा मिल पाता है और ना कोई बड़ा मर्तबा।
वे मझोले ड्राइंग रूमों, औसत पार्टियों, समारोहों, सफलताओं तक ही पहुंच पाती हैं, क्योंकि उच्चतर हलकों में जिन औरतों की रसाई होती है वो इनसे कहीं ज़हीन और मुहज़्ज़ब होती हैं। ऐसी बदनाम औरत को अलग अलग वक्तों पर जिनके साथ वाबस्ता बताया जाता है, क्या वाकई वह उनसे प्रेम जैसा कुछ करती थी और वे उससे, क्या उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया या वह भी उतने ही नुकसान में रही? क्या, जैसा कि ये ख़ास रूमानियत के तहत माना जाता है, क्या उसे किसी आदर्श संबंध की तलाश है, या कि उसे फितरतन हर छठे महीने एक नया मर्द चाहिए, या वह अपनी बनावट में उन संवेगों से संचालित है जिन्हें वो भी नहीं समझती? कुछ कह नहीं सकते। किसी ऐसी औरत से कभी किसी ने अंतरंग साक्षात्कार नहीं लिए हैं, न उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया है, और स्वयं अपने बारे में उसने अब तक कुछ कहा नहीं है। उसे हंसते तो अक्सर सुना गया, लेकिन रोते हुए कभी नहीं देखा गया। ये तो हो ही नहीं सकता कि उस बदनाम औरत को धीरे धीरे अपनी शक्तियों का पता न चला हो, और इसका कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं, लोग कितनी शिद्दत से वो सब चाहते हैं जो वह कथित रूप से कुछ ही को देती आई है। बदनाम औरत जानती होगी कि वो जहाँ जाती है अपने आसपास को स्थायी ही सही लेकिन बदल देती है। कभी कभी सार्वजनिक या एकांत उसका अपमान होता होगा, शायद वह भी किसी को तिरस्कृत करती हो, फाहशा कहलाने का जोखिम उठाकर। घर और दफ्तर में उसे घिनौने और डरावने फ़ोन आते होंगे, अश्लील चिट्ठियों की तो वो आदी हो चुकी होगी। रात में उसके बरामदे के आगे से फब्तियाँ कसी जाती होंगी, खिड़कियों के शीशे पत्थरों से टूटते होंगे। यदि वह रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती होगी तो हर वर्दी वाला उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता होगा। जो औरतें बदनाम नहीं हैं, उनका अपनी इस बदनाम हमजात के बारे में क्या सोच है, इसका मर्दों को शायद ही कभी सही पता चले, क्योंकि औरतें मर्दों से अक्सर वही कहती हैं जिसे वे आश्वस्त सुनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि औरतें कभी किसी औरत से भी उतनी नफ़रत नहीं करती जितनी मर्दों से कर सकती हैं, और बेशक उतनी नफ़रत तो वो ऐसी बदनाम औरत से भी कर नहीं सकती जितनी मर्द उससे या सामान्यता औरतों से कर पाते हैं। अगर वह फुर्सत में एक नई औरत को हासिल करना अधिकांश मर्दों की चरम फंतासी है, तो बदनाम औरत भी ये क्यों ना सोचे कि अलग अलग या एक ही वक्फे में कई मर्दों की सोहबत भी एक शगल, एक खेल, एक लीला है, और कौन कह सकता है कि उसमें सिर्फ वही गवाती है। संभव है कि औरतों में ही लेकर इस बात का मतभेद हो, लेकिन यदि मर्द औरत का इस्तेमाल कर सकता है तो बदले में औरत उसका इस्तेमाल क्यों ना करे। और आखिर बात तो यह कि यदि मर्द को हर दूसरे दिन एक नया जिस्म चाहिए, तो औरत वह बदनाम हो, नेक वक्त वैसा ही चाहे तो उसका हक ये कैसे नहीं हुआ। शहर की ऐसी बदनाम औरत यदि वाकई भयभीत और शोकार्त होती होगी, तो शायद वह क्षण की कल्पना कर जब एक दिन अपनी संतान का अपमान जानेगी या देखेगी, या उसे अचानक बदला हुआ पाएगी, उसकी आँखों में पड़ेगी वो उदासी और हिकारत, देखेगी उसका दमकता चेहरा अचानक बुझा हुआ, समझ जाएगी कि उसके बारे में सही और गलत सब जान लिया गया है। कोई किफ़ायत नहीं देगी वो, शायद सिर्फ इंतज़ार करेगी कि उसकी अपनी कोख से बना हृदय तो उसे जाने, और यदि वैसा भी न हुआ तो वह रहम या समझ की भीख नहीं मांगेगी, सबको तज देगी और अपने अगम में अकेलेपन को नहीं तजती शहर की वो बदनाम औरत। ऐसी औरत के आख्यान खुद उससे कहीं सर्वव्याप्त रहते हैं। वह कब छोड़कर चली जाती है शहर और किस वास्ते, किसके साथ, ये मालूम नहीं पड़ता।
फिर भी उसे जहाँ तहाँ एकाकी या युग्म में देखे जाने के दावे किए जाते हैं। ऐसी औरत की देह के सामान्य या अस्वाभाविक अवसान का कभी कोई समाचार नहीं मिलता। कभी कभी अचानक किसी नामालूम रेलवे स्टेशन या रास्ता पार करती भीड़ या दोपहर के सूने बाजार में अकेली वो दिखाई देती है, अपनी ही रूह जैसी। उसकी उम्र के बावजूद उसकी बड़ी बड़ी आँखें उसकी तमकनत से अब भी एक सिरहन दौड़ जाती है। उसकी निगाह किसी को पहचानती नहीं लगती और लोगों और चीज़ों के आर पार कुछ देखती लगती है। शायद वह खोजती हो या तसव्वर करती हो अपने ही उस रूप का स्वायत्त छूटकर जो न जाने कहाँ किसमें विलीन हो चुका, ले चुका अवतार, शायद उसी या किसी और शहर की अगली बदनाम औरत बनकर। विष्णु जी की जिस दूसरी कविता का पाठ मैं करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मौत और उसके बाद। ये कविता विष्णु जी द्वारा विष्णुकांत खरे शैलेश नाम से लिखी गई थी। शायद वो इस बात का अपने इस शीर्षक के अंतर्गत पहले लिखा करते होंगे। कविता है, मुझे शायद याद करें वे टिमटिमाते तारे, रातों में जिन्हें देखता था मैं, मुझे ना पाकर रोएंगे मेरे पागल विचार, अनजाने ही जिन्हें था लेखता मैं, बरखा मुझे न देखकर कहे क्या चल दिया वो, और आवारा बादलों का टुकड़ा न रहे पूछ बैठे नहीं रहा क्या वो, एक ही बस एक ही पागल जो हमें था देखता और मुस्कुराया। मेरी चिता पर नहीं होंगे किसी के अश्रु, स्मृति में चढ़ाए फूल, बाद 2 दिन के दिखावे के रोने के सभी जाएंगे मुझको भूल। क्या हुआ जो सिरफिरा एक मर गया, जगत के आनंद में कम क्या कर गया। शुक्रिया।